मित्रों नमस्कार। मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आपके सामने वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट पार्ट 2 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 का कानून है। वर्ष 2009 में वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल द्वारा इसका नाम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 रखा गया। यह एक्ट 1 जुलाई 1924 से प्रभाव में आया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्ट में कुल 36 सेक्शंस हैं तथा 4 शेड्यूल बतलाए गए हैं। इस एक्ट का मुख्य प्रयोजन यह है कि एम्प्लॉय जो किसी एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री आदि में कार्य करते हैं, उनमें यदि कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप कोई दुर्घटना घटित हो जाती है जिसमें श्रमिक की मृत्यु अथवा उसको डिसेबलमेंट जो वह कार्य के समय कर रहा होता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी इनएफिशिएंसी आ जाती है, उसके संबंध में उसको कंपनसेशन या मुआवजा दिलाया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कौन कौन व्यक्ति एम्प्लॉय की परिभाषा में आ सकते हैं और आते हैं, ये बतलाने के लिए इसमें रेलवे सर्वेंट, ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स तथा न्यूज़ पेपर आदि में कार्य करने वाले लोग तथा रेलवे आदि के अंदर कार्य करने वाले लोगों को एम्प्लॉय की परिभाषा के अंतर्गत कवर्ड माना गया है। इसमें न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट तथा कंस्ट्रक्शन वर्कर, सर्कस आदि में कार्य करने वाले लोग भी सम्मिलित किए गए हैं। सेक्शन 3 वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, जो कि वर्तमान में एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट के नाम से 1923 में जाना जाता है, इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप घटित दुर्घटना तथा अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यदि कोई चोट अथवा मृत्यु की स्थिति कर्मकार की बनती है, तो कर्मकार को यदि वह जीवित है और उसके कोई डिसेबलमेंट आता है, तो उस कर्मकार को क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाई जाती है। इसके कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के फर्स्ट शेड्यूल में इंजरी बतलाई गई है। द्वितीय शेड्यूल के अंदर, अनुसूची के अंदर एम्प्लॉय कौन होते हैं वह बतलाया गया है तथा तृतीय शेड्यूल में ऑक्यूपेशनल डिजीज अर्थात व्यावसायिक बीमारियां कौन कौन सी उस व्यवसाय के दौरान उसको हुई हैं तथा चौथे शेड्यूल के अंदर एज से रेलिवेंट फैक्टर निकालकर कितना कंपनसेशन उसे मिलेगा, इसका निर्धारण सेक्शन 4 में किया गया है और बतलाया गया है। इस प्रकार यदि कर्मकार की काम करने की क्षमता में कमी आती है, अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है जो वह कार्य के दौरान करता था, तो उसके कार्य की क्षमता में आई हुई कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति धनराशि की गणना की जाती है। नॉन फैटल के केसेस में 60% के हिसाब से एज तथा रेलिवेंट फैक्टर से गणना की जाकर उसे कंपनसेशन दिलाया जाता है, जबकि डेथ के केसेस में 50% वेजेस का तथा रेलिवेंट फैक्टर एज के आधार पर लिया जाएगा। गणना करने पर जो उसका क्षति धनराशि बनती है उसका भुगतान उसको किया जाता है। इनमें 3 एक्सेप्शन ये बताए गए हैं कि यदि कर्मचारी कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप नशा करने का आदी और वह नशे में था, तो उसे कंपनसेशन की कोई राशि नहीं दिलाई जाएगी। इसी प्रकार 3 दिवस के अंदर यदि वह ठीक हो जाता है, 3 दिवस से अधिक उसकी कार्य करने की क्षमता में कमी नहीं आती है तथा नियमों की वह अनदेखी करता है और कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अथवा शराब आदि पिए रहता है, तो भी उसे कंपनसेशन की पात्रता नहीं होगी। इस प्रकार कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप घटित दुर्घटना में आई हुई चोट तथा मृत्यु के संबंध में उसके आश्रितों को क्षतिधन राशि नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती है। एक उदाहरण के तौर पर यदि कर्मचारी का कोई अंगूठा आदि कट जाता है, तो उसे 30% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी बतलाई जाती है। लॉस ऑफ बोथ हैंड्स 100% तथा एक अंगूठा के अलावा 4 कर्मचारी की कोई उंगलियां तथा दूसरे हाथ का एम्प्यूट हो जाने पर
110% मानते हुए उसे 100% की गणना के आधार पर क्षतिधन राशि दिलाई जाती है। एम्प्लॉय यदि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी एम्प्लॉय किया गया है तो एक अन्य न्याय दृष्टांत एमडी उड़ीसा स्टेट वर्सेस गीता रानी के मामले में ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नियुक्त किए गए एम्प्लॉय को भी क्षतिधन राशि की पात्रता आती है। सर्वप्रथम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर यह लायबिलिटी होती है। यदि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसे क्षतिधन राशि का एम्प्लॉय को भुगतान कर देता है तो वह कॉन्ट्रैक्टर से उसे रिइम्बर्स करवा सकता है, अर्थात रिकवर कॉन्ट्रैक्टर से कर सकता है उस क्षति। इस प्रकार ड्यूटी के दौरान तथा आई हुई दुर्घटना में चोटें या मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी को क्षतिधन राशि का भुगतान कराया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको यह बताने जा रहा हूँ कि यदि आउट ऑफ कोर्ट या न्यायालय के बाहर आपसी समझौते के द्वारा नियोक्ता तथा कर्मचारी के मध्य कोई समझौते के द्वारा कोई धनराशि का उसे भुगतान किया जाता है तो इसका इन दी आई ऑफ लॉ कंपनसेशन में कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। इस प्रकार जैसे ही एक्सीडेंट होता है नियोक्ता को 30 दिवस के अंदर, दुर्घटना के 30 दिवस के अंदर कमिश्नर के यहाँ कंपनसेशन की राशि को जमा करा देना चाहिए। इससे सबसे बड़ा लाभ नियोक्ता को यह होता है कि उसे इंटरेस्ट तथा पेनल्टी देने से वह बच जाता है। नियोक्ता कमिश्नर के यहाँ या एम्प्लॉयर के रूप में अगर वह इंश्योर्ड है, एम्प्लॉयर के अधीन कर्मचारी इंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस को भी पक्षकार बनाने पर इंश्योरेंस कंपनी या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के क्षतिधन की गणना कर उसको कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन के यहाँ जमा कराया जा सकता है, जिससे वह इंटरेस्ट व पेनल्टी से बच सकता है। सेक्शन 4A में 50% पेनल्टी तक का प्रावधान है तथा इंटरेस्ट करंट रेट अथवा 12% तक साधारण ब्याज की दर से कर्मचारी को उस राशि पर, क्षतिधन राशि पर भुगतान प्राप्त करने का वह अधिकारी होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर क्षतिधन राशि एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के रूप में इसमें दिए जाने का प्रावधान है। अत्यंत पुराना कानून था जिसमें 2009 में संशोधन करते हुए उसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम नाम दिया गया। इस प्रकार दुर्घटना या मृत्यु ड्यूटी तथा कार्य के दौरान घटित दुर्घटना और उसके परिणाम स्वरूप होती है। किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, उसे यदि कोई हार्ट की पुरानी बीमारी नहीं है और वर्क कंटिन्यू करने के कारण उसके हार्ट पर इस प्रकार का कोई बल आने के कारण या कंटिन्यूअस काम करने के कारण हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु होती है तो उसे कंपनसेशन की राशि दिलाई जा सकती है। इस प्रकार कुल मिलाकर ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन में बनाया गया अधिनियम है जिसके 4 महत्वपूर्ण शेड्यूल है और यह माइंस, ट्रांसपोर्ट तथा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर भी एप्लीकेबल होता है। इस प्रकार काम करने की क्षमता में आई कमी या दुर्घटना होने या मृत्यु होने पर कामगार को क्षतिधन राशि दिलाए जाने संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट में दिए गए हैं। जो वर्कर्स ESI अधिनियम 1948 के अंतर्गत कवर्ड होते हैं उन्हें वर्कमैन्स कंपनसेशन के अंतर्गत क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों अधिनियम अलग अलग हैं तथा ESI से मिलने वाले बेनिफिट वाले वर्कर्स को वर्कमैन्स कंपनसेशन का लाभ नहीं मिल सकता है। यह अधिनियम की धारा 53 वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत बार्ड है। कमिश्नर को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह आश्रितों की जांच कर न्यायालय के समक्ष स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर पूरी जांच करता है कि कौन कौन वास्तव में इसके डिपेंडेंट्स हैं, जैसे विडो है, उसके बच्चे हैं, उसकी विधवा है, उसके माता पिता हैं, जो मृतक पर आश्रित थे उनकी सही जांच कर अपने विवेक के अनुसार उस क्षतिधन राशि का आवंटन करता है। थैंक यू।